कहानी की शुरुआत में लियो और रेमी नाम के दो 13 साल के बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। लियो हर काम में काफ़ी होशियार और एक्टिव रहता है, जबकि रेमी एक इनोसेंट टाइप का लड़का होता है। ये दोनों एक साथ खेलते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं और यहाँ तक कि एक ही बेड पर सोना पसंद करते हैं। एक तरह से कहा जाए कि लियो और रेमी एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं तो ये गलत नहीं होगा। रेमी की माँ जो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करती है, वो लियो से उतना ही प्यार करती है जितना कि वो अपने बेटे रेमी से करती है। बल्कि रेमी के माँ बाप लियो को अपने दूसरे बेटे की तरह मानते हैं। वहीं लियो के माँ बाप को भी दिखाया जाता है जो एक फूलों के फार्म में काम करते हैं, जहाँ लियो और रेमी उस फार्म में रोज़ खेला करते हैं। लियो के माँ बाप के अलावा उसका एक बड़ा भाई भी होता है जो लियो से बहुत प्यार करता है। छुट्टियों के बाद जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो हर जगह ये एक साथ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उन्हीं के कुछ क्लासमेट्स को लगा कि ये दोनों गे हैं, क्योंकि ये दोनों आम लड़कों के मुकाबले में एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब रहते हैं। एक दिन उन दोनों का सामना उन्हीं की क्लास के कुछ लड़कियों से होता है, जिनमें से एक लड़की उनसे ये पूछ लेती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, इस पर लियो इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। वो उनसे कहता है कि हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बल्कि रेमी मेरे भाई की तरह है। जबकि रेमी इस बात से इनकार नहीं करता, वो चुप रहता है। पर लियो के मन में वो सवाल बार बार घूम रहा होता है, इसलिए वो घर आकर खाना भी नहीं खाता। वो रेमी के साथ खेलने के बजाय फार्म में उसके भाई का हाथ बटाने लगता है। यहाँ तक कि अगले दिन जब वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो वो रेमी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। स्कूल में जब ये टाइम पास कर रहे होते हैं तो रेमी उसके पेट पर सर रख के सो जाता है। पर लियो के मन में एक डर बैठ चुका था कि लोग उनके रिश्ते को गलत समझ रहे हैं, इसलिए वो बदनामी के डर के कारण वहाँ से हट जाता है। पर रेमी दोबारा सो जाता है, जिस पर लियो उसे गर्मी का बहाना करके दूर रहने के लिए कहता है और ये सोचने लगता है कि कैसे अपने क्लासमेट्स के सामने खुद को यह साबित किया जाए कि वो गे नहीं है। तभी वो रेमी को छोड़कर दूसरे लड़कों के बीच चला जाता है ताकि नए दोस्त बना सके, और रेमी उसे देखता रह जाता है। लियो जब रेमी के घर पर होता है तो उसे सब कुछ नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि वहाँ सिवाय रेमी की फैमिली के कोई नहीं होता। पर जब वो स्कूल में होता है तो एक लड़का उसके पिछवाड़े पर हाथ मारता है, जिससे वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो रेमी से और दूर होने लगता है। वो स्कूल में एक नया दोस्त बना लेता है और उसी के साथ रहने लगता है। वो पहले की तरह रेमी के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं दिखाता, और रात को जब ये दोनों एक बेड पर होते हैं तो वो अपनी बेड अलग करके सो जाता है। पर सुबह होते ही वो रेमी को अपने साइड में सोते हुए पाता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बड़े ही सख्त लहजे में ये कहता है कि तुम मेरी बेड पर क्या कर रहे हो। रेमी जो पहले से लियो के बदलते हुए बर्ताव से कंफ्यूज्ड है, वो उससे कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, जिस पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और ये लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रेमी खुद को काफ़ी देर तक वॉशरूम में बंद कर लेता है और ब्रेकफास्ट पर पेट दर्द का बहाना करके कुछ नहीं खाता। रेमी की मॉम सोफी उसे रोते हुए देखकर लियो से इसका कारण पूछती है, पर लियो है कि कुछ नहीं कहता। कहीं ना कहीं लियो को भी इस बात का दुख होता है कि वो रेमी के साथ गलत कर रहा है, इसलिए वो रेमी से बात करने की कोशिश करता है, पर रेमी उससे आगे निकल जाता है। स्कूल में रेमी को अकेला देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी वजह से दुखी हो। रेमी कहता है नहीं। लियो जो रेमी का बेस्ट फ्रेंड है, उसे लगा कि उसके और रेमी के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और रेमी ने उसे माफ़ कर दिया है, इसलिए वो रेमी को उसके हाल पर छोड़कर अपने नए दोस्तों के साथ आइस हॉकी ज्वाइन कर लेता है। उसे लगा कि रेमी भी उसकी तरह नए दोस्त बना लेगा, पर रेमी का लियो के अलावा कोई नहीं होता और उसे लगा कि लियो पहले की तरह उसके साथ खेलेगा, उसके साथ वक्त बिताएगा, इसलिए वो उससे मिलने जाता है। पर उसे देखकर लियो खुश नहीं होता, बल्कि वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों बिना बात किए ही अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि लियो को रेमी के बगैर रात को नींद नहीं आती, पर उन दोनों के रिश्ते को लेकर लोगों की सोच बदलने के लिए लियो अपने घर पर ही सो जाता है और सुबह रेमी का इंतज़ार किए बिना ही वक्त से पहले स्कूल आकर अपने नए दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगता है। तभी रेमी आकर उससे ये पूछता है कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया।
लियो कहता है कि मैं घर से जल्दी निकल गया था और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, पर रेमी के आंसू ये बयान कर रहे थे कि वो लियो के साथ के बगैर खुद को कितना अकेला और कमज़ोर महसूस कर रहा है। वो लियो के इस बर्ताव से तंग आकर उस पर अटैक कर देता है। लियो उसे संभालने की कोशिश करता है, पर रेमी का संभालना अब मुश्किल था क्योंकि वो अंदर से टूट चुका था। तभी उस स्कूल की पीईटी उसे संभाल लेती है। इस लड़ाई के बाद अब ये दोनों पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो चुके थे। लियो अपना सारा वक्त फार्म में बिताने लगा और अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। दूसरी तरफ रेमी भी नए दोस्त बनाने लगा। एक दिन बच्चों को एक स्कूल ट्रिप पर ले जाया जाता है जिसमें लियो भी होता है। लियो और उसके नए दोस्त समंदर के किनारे बहुत एंजॉय करते हैं, पर कहीं ना कहीं लियो को रेमी की कमी महसूस हो रही होती है। फिर भी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है कि अचानक जब ये सारे बच्चे ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं तो स्कूल के बाहर उन बच्चों के माँ बाप दिखाई देते हैं, जिनमें लियो की मॉम भी होती है। वो लियो को बताती है कि रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। ये सुनकर लियो को एक झटका सा लगता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ रेमी के घर जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेमी अब उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था, जैसा कि लियो खुद चाहता था। वो अंदर ही अंदर खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगता है, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर पाता और अपने सारे नए दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देता है। अगले दिन बच्चों को स्कूल की तरफ से थेरेपी सेशंस के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ भी लियो कुछ नहीं कह पाता कि तभी वो टीचर जिसने उन दोनों को लड़ने से रोका था, वो लियो से अकेले में ये कहती है कि रेमी को लेकर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। पर लियो के अंदर किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती। वो खुद का ध्यान रेमी से भटकाने के लिए आइस हॉकी का सहारा लेता है और काफ़ी देर तक अपने माँ बाप के साथ फार्म में काम भी करता है, पर वो खुद को रेमी की यादों से दूर नहीं कर पाता और उसे अपने नए दोस्तों में कोई भी ऐसा दोस्त नहीं मिलता जो रेमी की तरह उसे समझता हो, उसके साथ खेलता हो और उससे ढेर सारी बातें करता हो। वो रेमी के फ्यूनरल पर रेमी की मॉम सोफी को देखता है। इसने उससे रेमी के मूड ऑफ रहने की वजह पूछी थी। ये सोचकर वो अंदर से घुटने लगता है और ये फैसला करता है कि एक दिन वो उसे इस मामले की सारी असलियत बता देगा। एक दिन सारे बच्चे एक जगह जमा होते हैं जहाँ ये सब रेमी को लेकर अपनी यादें शेयर करने लगते हैं, जिनमें से एक लड़का ये कहता है कि रेमी हमेशा हैप्पी रहता था, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और वो लियो का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिससे लियो को लगा कि वो लोग उसके और रेमी के रिश्ते का मजाक बना रहे हैं। रेमी की आत्मा की शांति के लिए एक मोजार्ट शो कंडक्ट किया जाता है, जहां लियो रेमी की मॉम सोफी को देखता है, जो रेमी को याद करके आंसू बहा रही थी। अगले दिन जब सोफी स्कूल का चक्कर लगाते हुए रिंग की तरफ आती है तो लियो उससे बात करने के लिए जाता है। जहां लियो उसे कुछ बताने से डर रहा था, वहीं सोफी भी रेमी के बारे में उससे कुछ ऐसा सुनना चाहती थी जिससे उसे ये पता चले कि रेमी ने खुद की जान क्यों ली। उसी रात लियो के पेरेंट्स रेमी के पेरेंट्स को डिनर पर इनवाइट करते हैं, जहां लियो का बड़ा भाई चार्ली उन्हें अपने आगे के प्लान्स बताने लगता है और ये सुनकर रेमी के फादर रो पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रेमी के फ्यूचर को लेकर कई सपने सजा रखे थे। ये देखकर लियो को यह एहसास होता है कि उसके एक फैसले से रेमी की फैमिली की सारी खुशियां छिन गई। यहाँ से लियो हंसना भूल जाता है। वो रेमी की यादों से भागने लगता है, पर रेमी की मौत की असल वजह साए की तरह लियो का पीछा कर रही होती है। इसलिए वो एक दिन रेमी के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात सोफी से होती है। कुछ ही देर बाद वो सोफी से ये कहता है कि मैं रेमी का कमरा देखना चाहता हूँ, और जब वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ वो रेमी की ड्रा की हुई एक स्केच देखता है जिसमें रेमी और लियो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और ये स्केच सोफी भी देख चुकी थी। वो लियो से दोबारा पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, पर लियो कुछ कहे बगैर ही वहाँ से वापस आ जाता है और बारिश के पानी से अपने आंसुओं को छुपा लेता है। अगले दिन आइस हॉकी के समय लियो का ध्यान रेमी के उसी स्केच पर होता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और पट्टी करते समय वो उस दर्द को याद करके रोने लगता है जो उसने रेमी और उसके माँ बाप को दिया है, ना कि उस चोट के दर्द की वजह से जो उसके हाथ पर लगी थी। और ये बात सिर्फ लियो ही जानता है। इसलिए रात को वो अपने भाई से कहता है कि वो रेमी को मिस कर रहा है, जिस पर उसका भाई उसे अपने सीने से लगा के सो जाता है, जैसा कि वो और रेमी अक्सर सोया करते थे। और ये देखकर लियो को ये एहसास हो जाता है कि रेमी भी उसे उसके भाई की तरह प्यार करता था और लोगों के गलत नज़रिए की वजह से उसने रेमी की दोस्ती का, रेमी के प्यार का गला घोंट दिया।
वो खुद को रेमी का गुनहगार मानकर ये फैसला करता है कि वो रेमी की मॉम सोफ़ी को सब कुछ बता देगा। वो बस के ज़रिए उस जगह पहुंच जाता है जहां सोफ़ी काम करती है। वो सोफ़ी की गोद में किसी और के बच्चे को देखता है जिसे वो एक माँ की तरह संभाल रही थी। सोफ़ी उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसी, और तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रास्ते में लियो हिम्मत करके उसे ये बता देता है कि इसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही रेमी को खुद से दूर किया, इसकी वजह से उसने खुद को ख़त्म कर लिया। ये सुनकर सोफ़ी गाड़ी रोक देती है और रोते हुए उससे कहती है कि वो उसकी नज़रों से दूर हो जाए, उसे दिखाई न दे। जिस पर लियो रोता हुआ गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी सोफ़ी खुद को संभालते हुए उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। सोफ़ी के कई बार आवाज़ देने के बाद लियो उसे मिल जाता है, पर वो हाथ में एक डंडा लिए खड़ा होता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसे पनिश करेगी। पर सोफ़ी धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो लियो को अपना दूसरा बेटा मानती है और वो दोबारा एक और बेटे को खोना नहीं चाहती, और ना ही वो ये चाहती है कि लियो के माँ बाप भी उस गम से, उस तकलीफ़ से गुजरे जो आज वो और रेमी के पिता गुजर रहे हैं। इसलिए वो लियो को माफ़ कर देती है। अब कुछ महीने बाद रेमी के पेरेंट्स एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं हम लियो को देखते हैं जो उस जगह वॉक कर रहा होता है जहां वो और रेमी अक्सर दौड़ा करते थे, और इसी तरह वो रेमी के साथ बिताई हुई उन खूबसूरत यादों को दोबारा से जीने लगता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।